नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल आरोग्य भारत में। आज के वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद कितने प्रकार का होता है तथा उसके कितने अंग होते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार आयुर्वेद 8 प्रकार का होता है, यानी कि आयुर्वेदिक ग्रंथों में आयुर्वेद के 8 अंगों का विवरण मिलता है तथा उनके नाम तथा उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आयुर्वेद का जो पहला अंग है उसे कहते हैं काय चिकित्सा। चीय चैने धातु से ध्या धातु प्रत्यय तथा चय के स्थान पर का करने से इसकी निष्पत्ति होती है। चीयते अन्नादि भी इति काया अथवा चीयते प्रशस्त दोष धातु मले इति काया, दोनों ही विभक्तियां यहाँ अपेक्षित हैं। इसी में संपूर्ण शरीर को पीड़ित करने वाले अमाशय तथा पक्वाशय से उत्पन्न होने वाले ज्वर आदि समस्त रोगों की शांति का उपाय इस अंग में दिया गया है। अतः इसे काय चिकित्सा नामक प्रथम अंग भी कहते हैं। यह काय यौवन आदि अवस्थाओं वाला है। इस अंग के प्रधान तंत्र अग्निवेश तंत्र, चरक संहिता, भेल संहिता एवं हरित संहिता आदि हैं। अब दूसरा अंग जो है उसको कहते हैं बाल तंत्र यानी कौमार भृत्य। बालकों के शरीर में परिपूर्ण बल तथा धातुओं आदि का अभाव होने के कारण इस अंग का स्वतंत्र वर्णन किया गया है, क्योंकि इनकी सभी प्रकार की औषधियाँ यानी कि बालकों की सभी प्रकार की औषधियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, क्योंकि इन्हें दूध भी माता का दिया जाता है। धात्री यानी कि धाय माता का देने की जो प्राचीन काल से व्यवस्था यहाँ पर है, जिसका वर्णन साहित्यिक ग्रंथों में भी उपलब्ध होता है। यानी कि बच्चों को या तो माता का दूध दिया जाता है या धाय माता का दूध दिया जाता है, जिसकी व्यवस्था प्राचीन काल से है और इसका वर्णन आपको अनेक साहित्य ग्रंथों में उपलब्ध मिल जाएगा। यहाँ एक शंका होती है कि बालकों की भांति वृद्धों की चिकित्सा का भी स्वतंत्र उपदेश आचार्यों ने क्यों नहीं किया। इसका समाधान इस प्रकार है। वृद्ध अवस्था जो होती है ना, वो युवावस्था होने के बाद में आती है। अतः इसकी चिकित्सा का अधिकांश अंग काय चिकित्सा में ही समाविष्ट हो जाता है और जो कुछ अंश शेष रह जाता है उसके निवारण के लिए 7वें अंग यानी कि रसायन तंत्र की व्यवस्था की गई है। इस विषय का प्राचीन ग्रंथ केवल कश्यप संहिता है, जिसकी भी संप्रति खंडित उपलब्ध होती है। तीसरा अंग गृह चिकित्सा यानी कि भूत विद्या। इसमें देव, असुर, पूतना आदि ग्रहों से ग्रहित अवशिष्ट प्राणियों के लिए शांति कर्म की व्यवस्था की जाती है। इसमें बाल ग्रह तथा स्कंद ग्रहों का भी समावेश है। साथ ही इनकी शांति के उपायों की भी चर्चा की गई है। इस विषय का आज कोई प्राचीन स्वतंत्र तंत्र उपलब्ध नहीं है। इस विषय का आज कोई प्राचीन स्वतंत्र तंत्र उपलब्ध नहीं है। आज के समय में कोई भी प्राचीन स्वतंत्र तंत्र या इस प्रकार का कोई ग्रंथ आज के समय में उपलब्ध नहीं है। अब चौथा अंग जो है वह है ऊर्ध्वांग चिकित्सा यानी कि शाल्यक तंत्र। उध्र, त्रिगुत, आंख, मुख, कान, नासिक आदि में आधारित रोगों की शालका द्वारा की जाने वाली चिकित्सा ही इस अंग का प्रधान क्षेत्र है। शाल्यक तंत्र के नाम से आज कोई ग्रंथ स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है। सुश्रुत संहिता के उत्तरंत में काफ़ी सारे अध्यायों में कर्ण रोगों का तथा नास रोगों का तथा सिर रोगों का वर्णन किया गया है। सुश्रुत निदान स्थान में भी मुख रोगों का वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। सुश्रुत चिकित्सा अध्ययन मुख रोगों की चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। चरक चिकित्सा अध्याय में आपका नासारोग निदान, सिरो निदान तथा मुख रोग निदान और कर्ण रोग निदान तथा नेत्र रोग निदान का भी वर्णन मिलता है। वैसे भी शाल्यक तंत्र पर आधिकारिक कुछ कहना यह चरक की प्रतिज्ञा के भी विरुद्ध है, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। जैसा कि उन्होंने कहा है, परा अधिकारे तू न विरोक्ति सस्तते न तेना यत्र न प्रयासः, अतएव इसके विस्तार में नहीं गए। अब पांचवा अंग है शल्य तंत्र। उक्त आयुर्वेद के 8 अंगों में यही अंग सबसे प्रधान है यानी कि शाल्य तंत्र, क्योंकि प्रथम देवासुर संग्राम में युद्ध में हुए घावों की संदेह पूर्ति के लिए इसी की आवश्यकता पड़ी थी। उस समय देववैद अश्विन कुमारों ने इस तंत्र का समुचित प्रयोग करके देवताओं के जो घाव थे, असुरों के जो घाव थे, उनको ठीक किया था। आज ही शल्य चिकित्सा कुशल चिकित्सक उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान धन्वंतरी का अवतार शल्य आदि अंगों की पुनः प्रतिष्ठा के लिए ही हुआ था। काय चिकित्सा प्रधान चरक संहिता में भी अर्श, उदर तथा गुल्म आदि रोगों में शल्य कर्म विशेषज्ञ से सहायता लेने का संकेत मिलता है। मूलतः शल्य तंत्र में यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि के प्रयोग का निर्देश भी मिलता है। अब बात करते हैं छठवें अंग की यानी कि दृष्टवा वित्त चिकित्सा यानी कि अगध तंत्र। महर्षि वाग्भट द्वारा रचित दोनों संहिताएं संग्रह
और हृदय यानी कि अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में अष्टांग रूपी आयुर्वेद का विभाजक सूत्र अविकल रूप से प्राप्त होता है। इसमें हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि इन्होंने सुश्रुत संहिता को आदर्श मानकर सर्प किटूलता आदि में प्रथम परिणित सर्प शब्द को प्रमुख मानकर दृष्टवा शब्द का प्रयोग किया होगा, क्योंकि प्रधायेन व्यपदेशा भवन्ति यह सूत्र सर्वत्र अपनाया गया है और सभी प्रकार के विषों में पीड़ा कारक सामान्य गुण तो होता ही है। मतलब जितने प्रकार के विष आदमी के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं उन विषयों से मनुष्य को पीड़ा जो होती है वो गुण तो सामान्य ही होता है विष से। अगत तंत्र उसे कहते हैं जिसमें सर्प आदि जंगम एवं वत्सनाव आदि स्थावर विषयों के लक्षणों का एवं विविध प्रकार के मिश्रित विषयों का गर्विषयों का वर्णन तथा उनके शांति समन के उपायों का वर्णन होता है। सामान्य रूप से अगध शब्द औषध का पर्याय है। इसकी व्याख्या इस प्रकार मिलती है, ना गद अस्माथ गद विरुद्धम। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अगध शब्द का अर्थ रोग को दूर करना ही होगा और सुश्रुत ऋषि का संपूर्ण कल्प स्थान अगध तंत्र है, जैसा कि सुश्रुत सूत्र स्थान में कहा गया है। अष्टो कल्पा समख्यता विषभेजन कल्पनात् इति। चूंकि इस कल्प स्थान में चिकित्सा की ही कल्पना की गई है अतः इसका नाम कल्प स्थान है। इस संदर्भ में चरक चिकित्सा स्थान का विश्व चिकित्सक नामक 23वां अध्याय भी अवलोकनीय है। अब बात करते हैं 7वें अंग की, यानी कि जरा चिकित्सा रसायन तंत्र। उक्त अगत तंत्र के बाद रसायन तंत्र के प्रस्तुतीकरण का औचित्य प्रतिपादित करते हुए श्री अणुदत्त कहते हैं कि रसायनों के प्रयोग से विष का भी प्रभाव दूर हो जाता है। यानी कि रसायन जो होते हैं उनके प्रयोग से, विभिन्न प्रकार के औषध रसायन जो होते हैं उनके विभिन्न प्रयोग से जो विष जो होता है उसका प्रभाव भी दूर हो जाता है। रसायन शब्द का विशेष परिचय इस प्रकार है, रसायन तंत्र उसे कहा गया है जो व्यय स्थापन यानी कि कुछ समय के लिए पुनः यौवन को स्थिर करने में सहायक होता है, आयु को बढ़ाता है, मेधा शक्ति को बढ़ाता है, धारणा शक्ति युक्ताधीहि अर्थात जो धारणा शक्ति तथा सभी प्रकार के बल को बढ़ाने में एवं रोगों का विनाश करने में समर्थ हो। इस प्रकार का कोई भी प्राचीन स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं, यानी कि इस बारे में किसी प्रकार का कोई भी स्वतंत्र तंत्र उपलब्ध नहीं है जो इसी विषय में हो। केवल इसकी पूर्ति के लिए चरक चिकित्सास्थान अध्याय आदि को देखना पड़ता है। अब बात करते हैं 8वें अंग की, यानी कि वृष चिकित्सा यानी कि वाजीकरण। अवाजी वाजिब अथ्यर्थे मैथुने सक्तः क्रियन्ते येन तथा वाजीकरणम। वाजीकरण तंत्र उसे कहते हैं, अर्थात वाजीकरण तंत्र उसे कहते हैं जो अल्प मात्रा वाले शुक्र का संतर्पण करता है, यानी कि दूषित शुक्र को शुद्ध करता है, क्षीण शुक्र को बढ़ाता है और सूखे हुए शुक्र के उत्पादन के उपायों का निर्देश भी करता है। लिंग में प्रहर्षता को उत्पन्न कर, यानी लिंग में प्रहर्षता को उत्पन्न कर नर नारी में संतानोत्पादक शक्ति जो होती है उसको बढ़ाता है, उसको पैदा करता है। वर्षति इति वृषः, इस अभिप्राय से भले ही इस तंत्र को रस चिकित्सा कहा जाए, अन्यथा व्रस यानी कि साण जिन चेष्टाओं के बाद सोच समझकर मैथुन में प्रवृत्त होता है उसे सुश्रुत ने सौगंधिक नामक नपुंसक कहा है। ये सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। इस विषय से संबंधित कोई भी प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। इसके लिए केवल चरक चिकित्सा जो है तथा कुछ सुश्रुत संहिता में तथा कुछ अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है। वृष का अर्थ है वृषातीत वर्ष, अर्थात जो अनिमेय की वर्षा करे, किंतु ये वृष सांड वाजी घोड़े के समान वेग वाला नहीं होता है, अतः अधिकांश क्षेत्रों में वाजीकरण शब्द ही प्रसिद्ध है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना आयुर्वेद तथा उसके 8 अंगों के बारे में। ये संक्षिप्त जानकारी थी। आगे आने वाली वीडियो में और भी आयुर्वेद की रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आयुर्वेद का ये ज्ञान हर सामान्य व्यक्ति तक पहुँचे तथा उनका रुझान आयुर्वेद की तरफ बढ़े, जो अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसकी तरफ बढ़े। हर आदमी को आयुर्वेद का जानकारी होगी तो वो आयुर्वेद का पूर्ण लाभ ले सकेगा। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व दूसरों से कराएं। इसी प्रकार की अच्छी आयुर्वेदिक जानकारियाँ लेकर हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।